नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जून 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी देख रहे थे। इसमें हमने देख लिया था मासिक घटनाओं का सार संग्रह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आज हम देखेंगे इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। सबसे पहला टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर प्रहार। इसके बाद में देखेंगे जातीय जनगणना 2025, केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, राष्ट्रीय राइट शॉप में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 का शुभारंभ, मिजोरम पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, भारत की समुद्री सीमा का पुनर्निर्माण, तटरेखा अब 11,098.81 किलोमीटर, कोझिकोड केरल WHO के एज फ्रेंडली शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल, भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की, पहली बार NDA में पास आउट हुई 17 महिला कैडेट्स, आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा, ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन, WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र दिया, एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना, केरल में रोबोटिक्स शिक्षा, ऑपरेशन ओलिविया, इग्ला S, दिरांग, जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन, अंकिता। साथियों, इतने टॉपिकों को हम राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर प्रहार। साथियों, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बेसरन में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक की। यह हमला उस दौरान हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। इस आतंकी कृत्य के प्रति उत्तर में भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। भारत ने आतंकी गतिविधियों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 मई 2025 की रात को उच्च स्टिक सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारतीय रक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर यानी POK में स्थित 9 आतंकी बुनियादी ढांचों को नेस्तनाबूद कर दिया। टेररिस्ट अड्डों में लगभग 100 आतंकी मारे गए। इस ऑपरेशन की जानकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ दुनिया के सामने रखी। पाकिस्तान ने 8, 9, 10 मई 2025 को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने अपनी इस कार्रवाई को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अर्थात शीशे जैसी मजबूत दीवार नाम दिया, मगर पाकिस्तान कोई भी हमला करने में भारत पर सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को भारतीय एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली ने पूर्णतः नाकाम कर दिया। भारत का स्वदेशी आकाश तीर और रूस से खरीदा हुआ S-400 रक्षा प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पाकिस्तानी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। किराना पहाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरगोदा के पास स्थित किराना पहाड़ी चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि भारत की स्ट्राइक से यहाँ पर परमाणु रेडिएशन फैलने तथा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के नष्ट किए जाने की अपुष्ट खबरें मीडिया में चर्चित रही। डर के मारे पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर के लिए भारत से आग्रह किया। पाकिस्तान के DGMO द्वारा भारत के DGMO को फोन करने के बाद 10 मई 2025 को दोनों तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को एक बार रोकने के लिए सहमति बनी। तीनों सेना के प्रतिनिधियों ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी साक्ष्यों सहित दुनिया के सामने रखी। भारत ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन को विश्व के अलग अलग देशों में भेजा। वैजयंत पांडे, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर,
कन्निमोझी और सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लगभग 32 देशों में जाकर वहां की सरकार और थिंक टैंक को पाकिस्तान पर आतंकियों से साठगांठ और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार माने जाने की घोषणा के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को आतंक के विरुद्ध भारत का न्यू नॉर्मल यानी नया पैमाना बताया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी के उस कथन को रेखांकित करता है जिसमें उन्होंने कहा था यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का समय भी नहीं है। अगला टॉपिक जातीय जनगणना 2025। 30 अप्रैल 2025 को CCPA यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। जनगणना 16 जून से शुरू होगी और 1 मार्च 2027 को गिनती पूरी होगी। यह भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। अंतिम विस्तृत जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। ब्रिटिश काल में 1881 से 1931 तक जनगणना की जाति की जानकारी ली गई थी। 1951 से भारत की जनगणना में केवल SC ST के आंकड़े शामिल किए जाते हैं। OBC के जातिगत आंकड़े मुख्य रूप से दर्ज नहीं किए जाते। 1979 में मंडल आयोग ने OBC वर्ग की जनसंख्या 52% अनुमानित की थी जो जातिगत आंकड़ों के अभाव में अस्पष्ट बनी हुई थी। 2011 की SECC जनगणना में जाति को शामिल किया गया था लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। पहली समन्वित जनगणना 1881 में WC प्लोडेन द्वारा की गई थी। WC प्लोडेन कौन थे? भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त। वर्तमान में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के माध्यम से जनगणना का संचालन किया जाता है। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948। यह अधिनियम जनगणना की आवृत्ति यानी 10 साल के बाद जनगणना को अनिवार्य नहीं करता बल्कि यह एक स्थापित परिपाटी है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लेखित है। अगला टॉपिक राष्ट्रीय राइट शॉप में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 का शुभारंभ। 26 से 27 मई 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉप का आयोजन किया गया जिसमें पंचायत उन्नति सूचकांक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। ग्राम पंचायतों को डेटा आधारित शासन और समावेशी सतत विकास के लिए सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। PAI 2.0 की विशेषताएं। PAI 1.0 में 516 सूचकांक थे जो 2.0 में घटकर 147 कर दिए गए जिसमें डेटा संग्रहण का बोझ कम हुआ है और गुणवत्ता में सुधार होगा। डेटा एकीकरण। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के राष्ट्रीय पोर्टलों से डेटा का स्वचालित एकीकरण किया गया है। पोर्टल इंटरफेस मोबाइल अनुकूल और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड के साथ तैयार किया गया है जिसमें उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव प्राप्त होगा। डेटा सत्यापन। अंतर्निर्मित सत्यापन टूल और विसंगति पहचान तंत्र से डेटा सटीकता सुनिश्चित की गई है। निर्णय समर्थन प्रणाली DSS पंचायत विकास में अंतर पहचानने और सुधार योजना बनाने में मदद करता है। 9 मुख्य विषय हैं। कौन से? गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, अच्छे शासन वाली पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत। ग्राम पंचायतों को उनके स्कोर के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर, अग्रणी यानी फ्रंट रनर, बेहतर प्रदर्शन परफॉर्मर, आकांक्षी एस्पायरेंट और आरंभिक स्तर बिगिनर। अगला टॉपिक मिजोरम पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसकी साक्षरता दर 98.20% है। यह उपलब्धि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के अनुसार दर्ज की गई है जो भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रमुख सर्वेक्षण है। उल्लास पहल ULLAS मिजोरम ने यह उपलब्धि अंडरस्टैंडिंग ऑफ
लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी या नव भारत साक्षर कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत प्राप्त की है। इसका उद्देश्य जीवन भर की शिक्षा को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक साक्षरता सुनिश्चित करना है। राज्य ने 3026 निरक्षर व्यक्तियों की पहचान की, जिसमें से 1692 ने साक्षर कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रयास में 292 स्वयंसेवी शिक्षकों ने योगदान दिया, जो छात्रों, शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों से मिलकर बने थे। मिजो समाज की तलाव मंगा इहना संस्कृति, जो निस्वार्थता और परोपकारिता को महत्व देती है, ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी, जो देश में तीसरे स्थान पर थी, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 98.20%। अगला टॉपिक, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई? 24 मई 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में। अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विषय क्या था? विकसित राज्य से विकसित भारत @2047। प्रमुख पहल क्या की गई? वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, भविष्य के लिए तैयार शहर, महिला सशक्तिकरण, नागरिक सुरक्षा। 24 राज्य और 7 यूटी ने भाग लिया। अनुपस्थित राज्य कौन से थे? बिहार, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। बैठक के प्रमुख बिंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया ताकि विकास को तेज किया जा सके। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल, यानी हर राज्य को कम से कम एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने का सुझाव दिया। भविष्य के लिए तैयार शहर, यानी शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए तैयार शहर जिसमें नवाचार, विकास और स्थिरता हो, प्राथमिकता दी गई। महिला सशक्तिकरण, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियों और कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। नागरिक सुरक्षा तैयारियों को आधुनिक और संस्थागत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई ताकि आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। अगला टॉपिक, भारत की समुद्री सीमा का पुनर्निर्माण। तटरेखा अब 11,098.81 किलोमीटर, पहले कितनी थी? 7516.6 किलोमीटर, अब लगभग 47% अधिक हो गई है। यह वृद्धि भौगोलिक विस्तार के कारण नहीं बल्कि उन्नत मापन तकनीकी और विस्तृत मानचित्र के कारण हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय के 2025 के सर्कुलर और तटीय राज्यों और यूटी के सर्वसहमति से स्वीकृत हुआ है। पहले मापन विधि में 1:45 लाख स्केल के मानचित्रों का उपयोग होता था, जबकि अब 1:2,50,000 स्केल के उच्च रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्टर्स ENCS और GIS तकनीकी का उपयोग किया गया है। जटिल तटीय संरचनाओं का समावेश किया गया है, यानी नए माप में खाड़ियों, मुहानों, ज्वारीय नदियों और छोटे द्वीपों जैसे जटिल तटीय संरचनाओं को शामिल किया गया है, जो पहले शामिल नहीं थे। 1298 अपतटीय द्वीप और टापू, यानी जिसमें 1059 द्वीप और 239 टापू को शामिल किया गया है, जो पहले गणना से छूटे थे। राज्यवार तटरेखा की लंबाई अब क्या है? सबसे अधिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 3083.50, उसके बाद में गुजरात की 2340.62, उसके बाद में तमिलनाडु की 1068.69, उसके बाद आंध्र प्रदेश की 1053.07, उसके बाद महाराष्ट्र की 877.97, फिर पश्चिम बंगाल की 721.02, फिर केरला की 600.15, फिर ओडिशा की 574.71, कर्नाटक की 343.30, गोवा की 193.95, लक्षद्वीप की 144.80, दमन और दीव की 54.38, पुदुचेरी की 42.65। तो सबसे अधिक यूटी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की होगी और सबसे छोटी पुदुचेरी की 42.65 होगी। और राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा पूछें तो गुजरात की 2340.62 किलोमीटर होगी। तटरेखा की नई लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो गई, जो लगभग पहले से 47% बढ़ गई है।
सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात बन गया है। सबसे अधिक प्रतिशत वर्दी वाला पश्चिमी बंगाल बन गया है। पहले 157 किलोमीटर थी जो अब 721.02 किलोमीटर हो गई है। सबसे कम वर्दी केरल में हुई है, कितनी? 30 किलोमीटर। भारत की तटरेखा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक फैली है। 9 राज्य कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। 4 यूटी कौन से हैं? दमन और दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। यह अरब सागर यानी पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में और हिंद महासागर दक्षिण से घिरी हुई है। अगला टॉपिक, कोझिकोड केरल WHO के एज फ्रेंडली शहरों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल। केरल राज्य का ऐतिहासिक शहर कोझिकोड या कालीकट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रतिष्ठित GNAFCC ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है। मई 2025 में यह शामिल हुआ। WHO का यह नेटवर्क 2010 में स्थापित किया गया था। मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के शहरों और समुदायों को ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जो वरिष्ठ नागरिक की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी हों। कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई थी जो इसकी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला टॉपिक, भारत ने दुनिया की सबसे उच्च रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की 26 मई 2025 को। BFS का पूरा नाम क्या है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। यह प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति है जो विशेष रूप से छोटे पैमाने की मौसमी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? BFS 6x6 किलोमीटर के ग्रिड पर संचालित होगा जो वैश्विक स्तर पर सबसे उच्च रेजोल्यूशन होगा। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान संभव होगा। सुपर कंप्यूटर अर्का का उपयोग किया जाएगा जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता 11.77 पेटाफ्लॉप्स है। यह प्रणाली पूर्ववर्ती मॉडल की तुलना में पूर्वानुमान को 4 घंटे में तैयार कर सकती है जबकि पहले 10 घंटे लगते थे। डोपलर रडार नेटवर्क वर्तमान में 40 डोपलर वेदर रडार का डेटा BFS में उपयोग किया जा रहा है जिसे भविष्य में 100 तक बढ़ाया जाएगा जिससे पूरे देश में हाइपर लोकल नाउकास्ट यानी अगले 2 घंटे का पूर्वानुमान जारी करना संभव होगा। अगला टॉपिक, पहली बार NDA में पास आउट हुई 17 महिला कैडेट्स 30 मई 2025 को पुणे के खड़कवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की 148वीं कोर्स की पासिंग आउट परेड में पहली बार 17 महिला कैडेट्स ने 300 से अधिक पुरुष कैडेट्स के साथ परेड में हिस्सा लिया। यह कैडेट्स NDA की पहली को-एड यानी महिला पुरुष संयुक्त बैच का हिस्सा है। मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। ये कैडेट्स अब संबंधित प्री कमीशनिंग अकादमियों में आगे की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। यह महिला कैडेट्स 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शामिल हुई थी। अगला टॉपिक, आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा। मिजोरम की राजधानी आइजोल को बेरबी सेरांग रेलवे लाइन के माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का चौथा राज्य बना है जिसकी राजधानी रेल नेटवर्क से जुड़ी है। अन्य 3 राज्य हैं गुवाहाटी या दिसपुर असम, अगरतला त्रिपुरा, नाहरलागुन या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख बिंदु, रेलवे लाइन की लंबाई 51.38 किलोमीटर बेरबी असम की सीमा के पास से सेरांग आइजोल से 20 किलोमीटर तक, 48 सुरंगें, 12,853 मीटर, 55 प्रमुख और 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवरब्रिज, 6 रोड अंडरब्रिज। सबसे ऊंचा पियर ब्रिज नंबर 196 मीटर है जो कुतुब मीनार से 32 मीटर ऊंचा है। होरटोकी स्टेशन, कोनपुई स्टेशन, मुआलखांग स्टेशन और सेरांग स्टेशन, ये 4 प्रमुख स्टेशन हैं। 1 मई 2025 को NFR यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने सोरांग तक पहला सफल ट्रायल रन पूरा किया।
अगला टॉपिक ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन भारत की वैज्ञानिक उन्नति के लिए मई 2025 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR में 2 अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। यह केंद्र भारत के ध्रुवीय, अंटार्कटिका और आर्कटिक और समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। 55 करोड़ की लागत आई है और विश्व स्तरीय आइस कोर लैब शामिल है और यह दुनिया के पहले केंद्रों में से हैं। ध्रुवीय भवन यानी पोलर भवन यह 11,378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 55 करोड़ रुपए लागत आई है। सागर भवन 1772 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 13 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 2 -30 डिग्री सेल्सियस आइस कोर प्रयोगशालाएं और तलछट और जैविक नमूनों को संग्रहित करने के लिए +4 डिग्री सेंटीग्रेड भंडारण इकाइयां शामिल हैं। अगला टॉपिक टाइम 100 परोपकारियों की सूची में 5 भारतीय शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने 2025 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपी सूची जारी की है। इसमें 5 भारतीय कौन हैं? मुकेश और नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन के अजीज प्रेमजी, विप्रो फाउंडेशन के संस्थापक निखिल कामत, जेरोदा के सह संस्थापक आनंद गिरधरदास, भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार। इनके अलावा डेविड बेकम, ओपरा विनफ्री, वॉरेन बफेट, मिलिंडा फ्रेंच गेट्स और प्रिंस विलियम व केट मिडल्टन शामिल हैं। अगला टॉपिक WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया। 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया। 19 मई 2025 को जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरा देश बना है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुई है। ट्रेकोमा क्या है? एक संक्रामक नेत्र रोग है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति की आंख और नाक से स्राव के संपर्क में आने से फैलता है और मक्खियां भी इसके प्रसार में भूमिका निभाती हैं। अगला टॉपिक एशियाई शहरों की 16वीं गणना 10 से 13 मई 2025 को गुजरात में 2 चरणों में आयोजित की गई। 11 जिलों के 58 तहसीलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया। 3,000 से अधिक स्वयंसेवकों और वन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन पत्ती और हाईटेक उपकरणों, कैमरा, रेडियो कॉलर का उपयोग कर सटीक आंकड़े जुटाए गए। गणना के अनुसार एशियाई शहरों की संख्या 2020 के 674 से बढ़कर 891 हो गई है, यानी 32.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें 196 नर, 330 मादा, 140 उपवेशक और 225 शावक शामिल है। तो अब एशियाई शेर कितने हो गए हैं? 891। संरक्षित वन तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में 384 शेर जबकि 507 शेर गैर वनीय और तटीय क्षेत्रों में पाए गए। गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभ्यारण्यों में 394 शेर हैं। केरल में रोबोटिक शिक्षा पहली बार कक्षा 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक अनिवार्य कर दिया गया है, जो 2 जून 2025 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में लागू होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना है। कक्षा 10 की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पाठ्यपुस्तक में द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल ICG का वार्षिक मिशन है जो नवंबर से मई तक ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए चलाया जाता है। ओडिशा के गैरमाथा बीच और आसपास के तटीय क्षेत्रों में कछुओं के घोंसले की रक्षा करने के लिए जहां 8 लाख से अधिक कछुए पाए जाते हैं। फरवरी 2025 में ICG ने रूसी कुल्या नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक कछुओं के घोंसले की सुरक्षा में सहायता की। इग्ला एस रूस का अत्याधुनिक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई खेप रूस ने भारत को मई 2025 में सौंपी है। इग्ला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर है और यह 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टरों को नष्ट करने में सक्षम है। लगभग 260 करोड़ की इस डील को भारत सरकार की आपातकालीन खरीद नीति के तहत पूरा किया गया है।
दिरांग, अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र CESHS ने पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह परियोजना नॉर्वेजियन जियोटेक्निकल इंस्टीट्यूट, आइसलैंडिक जियोथर्मल फर्म जियोट्रॉफी EHF और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस के सहयोग से पूरी की गई। पूर्ण रूप से चालू होने पर यह कुआं फल, मेवा, मांस सुखाने, स्थान गर्म करने और नियंत्रित भंडारण जैसे पर्यावरण अनुकूल समाधानों को शक्ति देगा। जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2025 में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दूधवा टाइगर रिजर्व तक विस्टाडोम कोच वाली पर्यटन ट्रेन शुरू की है, जो जंगल सफारी के लिए देश की पहली सुविधा है। यह सेवा वनों, अभ्यारण्यों, वेटलैंड, ग्रासलैंड, फार्मलैंड और वुडलैंड के प्राकृतिक परिदृश्यों को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगी और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर बनी है। असमिया भाषा की इस AI आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 15 मई 2025 को लॉन्च किया। यह एंकर असम कैबिनेट बैठकों के मुख्य निर्णय को असमिया भाषा में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करेगी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में किन स्टेशनों के बीच एक नई रेल सेवा शुरू करने को मंजूरी मई 2025 में दी है? तो सही उत्तर होगा अगरतला त्रिपुरा और नारंगी गुवाहाटी असम तक। कर्नाटक और गुजरात के बाद कौन सा राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी कर्नाटक और गुजरात के बाद कौन सा राज्य अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को मंजूरी देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तमिलनाडु। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शन 14 दिन व 30 दिन मई 2025 से शुरू किए हैं? फिलीपींस ने। तो साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाकर RPSC गुरुजी 1997 सर्च करके टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।